ओके। जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 12th का आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जो सब्जेक्ट है इसके मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि आने वाले एक दो दिन में ही आपका हिस्ट्री का जो मिड टर्म का एग्जाम है ये होने वाला है, जो कि 21 सितंबर 2023 को होगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि हमने आपके हिस्ट्री के मिड टर्म के लिए आपको ऑलरेडी 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर आपकी तैयारी के लिए बहुत अच्छे से हमने करवा दिए थे। ठीक है, जिसके हमने कुछ 5-6 वीडियोस बनाए थे। ठीक है, और इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर जो 3rd था इसको भी समझा था, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमारे उसमें रह गए थे। तो इसीलिए इस वीडियो में हम अपने सैंपल पेपर नंबर 3 के पार्ट 2 को देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको हिस्ट्री के बाकी के पेपर की वीडियो देखने हैं तो मैं आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा बच्चों। ठीक है, आप उसमें से जाके हर एक वीडियो को, हर एक पेपर की वीडियो को देख लेना। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पेपर का पैटर्न आपको पता ही होगा, लेकिन बहुत से बच्चे अभी हो सकता है कि नए नए आए उन्हें ना पता हो, तो उन्हें बता दूं। पेपर 3 घंटे का आएगा, जो आपकी टाइमिंग है मॉर्निंग और इवनिंग के हिसाब से, और ये 80 नंबर का आएगा। ठीक है, और एक बात जो मैंने आपसे हमेशा कही है कि आपके हर एक सब्जेक्ट के जो सामान्य निर्देश होते हैं ये जरूर पढ़िए। इसी से आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा। जैसे कि पेपर में आपके 6 खंड होंगे और टोटल जो है वो आपके 32 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिसमें से खंड का जो रहेगा इसमें टोटल आपके जो है वो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। खंड खा जो है इसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और ये भी एमसीक्यू बेस्ड आपका रहेगा। ठीक है, फिर खंड गा आ जाता है, इसमें 22 से 25 जो है ये 3-3 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन होंगे और इनका आंसर आपको 100 शब्दों तक में देना है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, 3 नंबर में एक जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको अथवा भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे सेक्शन डी आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अकेला सेक्शन टोटल 24 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें हमारे 8-8 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे। और आपको पता ही है कि जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं बड़े बड़े, इसमें आपको हर एक क्वेश्चन में अथवा भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो यानी कि 6 क्वेश्चन होंगे टोटल। ओके, और इनका आंसर आपको 350 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो सेक्शन ई आ जाता है, इसमें 5-5 नंबर के हमारे 3 क्वेश्चन होंगे स्रोताधारित। और सेक्शन जो हमारा एफ है इसमें बेसिकली एक मैप रहेगा 5 नंबर का। ठीक है, तो ये तो पेपर का पैटर्न हो गया। और मैं आपको बता दूं, जो हमारे पेपर 3 की पार्ट 1 की वीडियो थी उसमें हमने सेक्शन ए बी और सी का खा गा ये कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है बच्चों, ये हमारी जो पार्ट 2 की वीडियो है इसमें हम सेक्शन डी ई एफ, ठीक है ना, 8 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले और ये मैप वाला, इसको देखेंगे। ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देख लें। सेक्शन ए में 20 आपके एमसीक्यू होंगे। सेक्शन बी में 3 मार्क्स के आपके 3 मार्क्स से एक क्वेश्चन होगा एमसीक्यू वाला। सेक्शन सी में 3 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन डी में आपके 8-8 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ई में 5 नंबर के 3 क्वेश्चन सोर्स बेस्ड और सेक्शन एफ में 30 मार्क्स का एक मैप होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 32 है, 5 मार्क्स का एक मैप होगा बेसिकली क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पेपर का पैटर्न। अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान से समझिए कि अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं, पार्ट 1 में हमने सेक्शन ए सबसे पहले किया था जिसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन थे। आपने आंसर भी किया था लाइव सेशन में, बहुत अच्छा लगा था मुझे ये देख के। ठीक है, कि आप आंसर कर रहे थे और फीडबैक भी आपका अच्छा आया था, ये सर समझ में आ गया बहुत अच्छे से, है ना। तो आप इस वीडियो को जाके जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, फिर सेक्शन बी आया था, सोर्स बेस्ड हमारे इसमें क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये भी समझ में आए होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आया था हमारा सेक्शन नंबर सी, जिसमें हमने 3 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से 8 नंबर वाले क्वेश्चन 1-2 इसमें भी आपको करवा दिए, जैसे विजयनगर की व्यापारिक गतिविधियों के बारे में। ठीक है, और फिर जैसे कि एक और क्वेश्चन था यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, संचार प्रणाली के बारे में, ये भी आ सकता है। ठीक है, और महाभारत काल में जो स्त्री के गोत्र थे इनके क्या नियम थे, इनका सर्वत पालन होता था या नहीं होता था, ये भी 8 नंबर में आ सकता है, लेकिन 3 नंबर मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी, जाके जरूर देखना। चलिए, आज की इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है, सेक्शन नंबर डी, ये यहां से स्टार्ट होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, सेक्शन डी का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें अथवा भी है, हर एक क्वेश्चन में अथवा मिलेगा बेसिकली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, आपको चर्चा करनी है कि अलवार, नयनार और वीरशैव ये जितने भी भक्ति संत थे, ठीक है, इन्होंने आखिर जो जाति प्रथा थी, ब्राह्मणीय जो प्रथा थी, इसकी आलोचना कैसे की है इसके बारे में। अर्थात अलवारों ने, नयनारों ने और वीरशैवों ने, इन सभी ने जो ब्राह्मणों की व्यवस्था थी, ठीक है,
खास करके उनकी जाति प्रथा, इसकी आलोचना कैसे की, आपके सामने क्या साक्ष्य हैं, वो हमें यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि तमिलनाडु के, ठीक है, जो अलवार और नैनार संत थे, इनका जाति प्रथा के प्रति क्या दृष्टिकोण है इसके बारे में। ठीक है, तो एक चीज आपसे बेसिकली एमसीक्यू में पूछी जा सकती है बच्चों कि अलवार और नैनार जो संत है, इनका संबंध किस राज्य से है? तो याद रखना बच्चों, तमिलनाडु से है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। जो अलवार और नैनार संत थे, इन्होंने पहले तो जो ब्राह्मणीय व्यवस्था थी, इसको मानने से इनकार किया और इसका विरोध किया। साथ ही ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई जो जाति प्रथा की व्यवस्था थी, जो वर्ण व्यवस्था थी, उसका भी विरोध किया इन्होंने। ठीक है, अब आप कहोगे कि आप ये कैसे कह सकते हो कि अलवार और नैनार संत ने ऐसा किया होगा? क्योंकि ये बात हमें सत्य प्रतीत होती है। कैसे? क्योंकि जितने भी अलवार और नैनार भक्ति संत थे, वो किसी एक विशिष्ट समुदाय से नहीं, बल्कि समाज में उपस्थित हर एक समुदाय से होते थे, जिसमें वैश्य, शूद्र वगैरह जो ब्राह्मणों में माने जाते थे, उन तक को शामिल किया जाता था। ठीक है, ब्राह्मणों ने जिन व्यक्तियों को नीच माना, जैसे शूद्र हो गए या फिर चांडाल हो गए, इन्हें अपवित्र माना, वे सभी भी अलवार और नैनार भक्ति संत में शामिल हुए थे। ठीक है, साथ ही अलवार और नैनार भक्ति संतों का जो एक काव्य संकलन है, उन्हें ब्राह्मणों के संस्कृत के वेदों के जितना महत्वपूर्ण बताया गया है। जैसे कि इनका एक काव्य संकलन है अलवारों का, जो कि है नल इरा दिव्य प्रबंधम। ठीक है, इसका वर्णन तमिल वेद के रूप में किया गया है और इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है जिसकी ब्राह्मणों के लिए संस्कृत के चारों वेदों की जितनी होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हाँ, तमिलनाडु के अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा का इस तरह से विरोध किया या फिर उसके विपक्ष में ये बातें रखी। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट आ जाता है, वो आ जाता है वीरशैव के बारे में। ठीक है, वीरशैव कह लीजिए या फिर लिंगायत कह लीजिए। ठीक है, देखिए वीरशैव जो थे, जिन्हें हम शिव के वीर बोलते हैं, ठीक है, इनके द्वारा जाति प्रथा की आलोचना कैसे की गई है? सबसे पहला पॉइंट ये कि वीरशैव जो थे, ये ऐसा मानते थे कि मृत्यु के उपरांत जो भक्त होते हैं, वो शिव में लीन हो जाते हैं, अर्थात वीरशैव भक्तों का कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये विरोध कैसे हुआ? क्योंकि ब्राह्मण मानते थे कि पुनर्जन्म होता है, ठीक है, लेकिन वीरशैव नहीं मानते। दूसरा कि धर्म ग्रंथों में, धर्म शास्त्रों में ये बताया गया कि श्राद्ध संस्कार कैसे किया जाना है। ठीक है, लेकिन जो वीरशैव हैं, इन्होंने इसकी अवहेलना की और इन्होंने क्या किया? ये अपने मृतकों को दफनाते थे, जलाते नहीं थे, दफनाते थे। ठीक है, उसके बाद जिस तरह से ब्राह्मणीय व्यवस्था में जो जाति की अवधारणा है और कहा गया कुछ समुदाय जैसे चांडाल हो गए या फिर शूद्र हो गए, ये दूषित है। ठीक है, तो ऐसी ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध वीरशैवों ने किया है। ठीक है, साथ ही ब्राह्मणीय जो व्यवस्था है, उसमें कहा जाता है कि आपका जो जन्म है, ठीक है, अगला जन्म, वो आपके इस जन्म के कर्म से निर्धारित होगा। ठीक है, तो ये जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, इस पर वीरशैव संतों ने प्रश्न चिन्ह लगाया। ठीक है, साथ ही धर्मशास्त्र में जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, उसमें कहा गया कि वयस्क विवाह नहीं किया जा सकता है। साथ ही यदि कोई स्त्री विधवा हो जाती है, तो वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती है। लेकिन वीरशैवों ने वयस्क विवाह को भी मान्यता प्रदान की है और विधवा पुनर्विवाह को भी। ठीक है, जिस तरह से ब्राह्मण जो है, वो संस्कृत भाषा को यूज करते हैं अपने लिए, तो उन्हें संस्कृत भाषा को त्याग के अपनी मातृभाषा कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हाँ, वीरशैव जो थे, यानी कि शिव के वीर, इनके द्वारा जाति प्रथा की आलोचना इस तरह से की गई। ठीक है बच्चों, समझिए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो पहला था 8 नंबर का कंप्लीट हो गया। अब देखो पता है क्या होगा, इसमें से हो सकता है कि इस क्वेश्चन को तोड़ के पूछा जाएगा, तो 3-3 नंबर में 2 क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं तोड़ के, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें जो हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन ये है कि 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन बन गया था वर्णन के लिए, अर्थात सूफी मत का जो विकास है, वो 11वीं शताब्दी तक आते आते बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था, एक बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका था। ये हमें यहाँ पे बताना है। तो आइए समझते हैं क्या था इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले पॉइंट के बारे में हम यहाँ पे लिखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी सबसे पहली लाइन है, वही लिख देंगे हम। 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन बन गया था। अब लिखेंगे, सबसे पहले बात आती है इसमें खानका की। बेसिकली जितने भी सूफी संत हुआ करते थे, ठीक है, जितने भी ये सूफीवाद में जो धर्म प्रचारक थे,
ये अपने रहने का एक स्थान निश्चित कर लेते थे, जिसको ये खानका बोलते थे। ठीक है, इसका नियंत्रण शेख के हाथों में, पीर के हाथों में और मुर्शिद यानी कि जो शेख के बेसिकली चेले होते हैं ना, उनके द्वारा किया जाता था। ठीक है, ये अनुयायियों यानी कि मुरीदों की भर्ती करते थे। कौन? जो शेख होते थे, ये मुरीदों की भर्ती करते थे खानका में, और जब इनका अंतिम समय आता था तो ये उन्हें अपना वारिस घोषित कर देते थे। तो इससे क्या होता था, ये जो एक कड़ी चली आ रही थी शेख की और मुर्शिद के बीच की, ये चलती रहती थी। ठीक है, उसके बाद 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामिक दुनिया में सूफी सिलसिला का गठन होने लगा। अर्थात जब 12th सेंचुरी आई तो इस समय इस्लामिक वर्ल्ड में जो सूफी सिलसिला था ये और तेजी से विकसित होना शुरू हुआ। कारण क्या था कि 11वीं शताब्दी में ये विकसित हो चुका था पहले। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द है सिलसिला। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर, जो कि एक शेख, ठीक है, और मुरीद इसके बीच के रिश्ते का प्रतीक है। ठीक है, और सिलसिला की जो सबसे अटूट कड़ी है, सबसे पहली, वो मानी जाती है पैगंबर मोहम्मद को। ठीक है, अब जो भी इस सूफीवाद को अपनाता था उसे दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था, और उसे सिर मुड़ाकर थेगड़ी लगे जो वस्त्र होते थे ये धारण करने होते थे। ठीक है, और जब खानका में रहने वाले पीर की कई बार मृत्यु होती थी, ठीक है, एक बार मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात जहाँ पे उसकी दरगाह बनाई जाती थी, वो उसके मुरीदों के लिए, उसके भक्तों के लिए एक भक्ति का स्थान बन जाती थी। ठीक है, लोग ऐसे पीरों की दरगाह पर आध्यात्मिक और ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए आशीर्वाद लेने भी आया करते थे। ठीक है, अब इन्हीं दरगाहों की यात्रा करने के लिए एक परिपाटी विकसित हुई, जिसे उर्स परिपाटी कहा गया। पीर की दरगाह पर जियारत यानी कि दर्शन करना या फिर तीर्थ यात्रा करना, इसके लिए जो जाने वाले लोग थे, इनकी परंपरा चल पड़ी, क्योंकि लोग ऐसा मानते थे कि मृत्यु के पश्चात जो पीर होते हैं ये ईश्वर में एकीभूत हो जाते हैं, और ये हमारी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, और साथ ही हमें भी ईश्वर से मिलने में हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की व्याख्या के आधार पर एक नए आंदोलन की नींव रखी। ठीक है, इन्होंने खानका का तिरस्कार किया। ठीक है, रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बताई कुछ, यानी कि पहले जो लोग थे सूफीवाद में वो खानका में ही रहते थे। ठीक है, लेकिन कुछ और समुदाय निकल के आए इसी में, जिन्होंने खानका का तिरस्कार किया और नया आंदोलन की नींव रखी। ये क्या करते थे, ये जगह जगह घूमकर सूफीवाद को विकसित करते थे। ये निर्धनता, ब्रह्मचर्य को गौरव प्रदान करते थे, अर्थात कहते थे अगर आप निर्धन हैं और अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपको ईश्वर ने चुना है। ठीक है, इन्हें अलग अलग नामों से जानते थे, जैसे कि कलंदर हो गए, मदारी, मलंग या फिर हेदरी। इसी में एक पॉइंट आता है बेशरिया का और बासरिया का। तो इस्लामिक वर्ल्ड में उनका एक बेसिकली एक धर्म ग्रंथ होता है जो कि शरिया है। तो बेशरिया ऐसे लोगों को कहा गया जो शरिया की अवहेलना करते थे, और बाशरिया ऐसे लोगों को कहा गया जो शरिया का पालन करते थे। तो शुरुआती सूफीवाद शरिया का पालन करते थे, कुछ नए लोग आए, उन्होंने इसकी अवहेलना करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, तो ये पॉइंट था इसके बारे में, समझ गए अच्छे तरीके से। इस तरह से 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद जो था वो एक पूर्ण विकसित आंदोलन बन चुका था। ठीक है बच्चों, दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए अच्छे तरीके से। आप यहाँ पे चाहो तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंग्लिश मीडियम। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन पहला ये है कि डिस्कस हाउ अलवर्स एंड नैनार्स आल्सो विश हैव प्रेजेंटेड क्रिटिसिज्म ऑन द कास्ट सिस्टम। तो क्या है, सबसे पहले अलवार और नैनार के बारे में बताएंगे, तो आपके सामने ये पॉइंट आएंगे, आप लिख देना इसको। ठीक है, फिर सेकंड आ जाएगा इसमें जो हमारा पॉइंट है क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट सिस्टम व्हाई वी शेयर। ठीक है, तो इसके सामने ये आपके पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा जो वो अगला क्वेश्चन आ जाता है, इसमें ये तो ऊपर ही चला गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि बाय द 11th सेंचुरी सूफिज्म हैड बिकम अ फुल्ली डेवलप्ड मूवमेंट डिस्क्राइब। जी हाँ, ऐसा हुआ है। कैसे? तो ये जो पॉइंट है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, हिंदी में आपको समझाई दिया मैंने, इंग्लिश में आपको एक सेंटेंस फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मैंने प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, अब ये पॉइंट आपके यहाँ पे हो जाते हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। ये जो क्वेश्चन है इसमें पहला वाला, ये मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी बच्चों आपके लिए फर्स्ट बुक की। ठीक है, 8 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो पिछले 10 साल के पेपर में पूछे गए थे। तो आपने उसको बहुत ज्यादा प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आपका फीडबैक भी अच्छा आया था। तो उस वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को देखा था, पहला ही क्वेश्चन था हमारा ये, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया, 5-6 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि जो सांची का स्तूप था ये बच गया, जबकि अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया।
स्पष्ट कीजिए। अर्थात सांची का स्तूप बच गया, इसके क्या कारण रहे ये आपको बताने हैं, और अमरावती का स्तूप नष्ट क्यों हो गया इसके क्या कारण रहे ये आपको बताना है। अब एक चीज को ध्यान से सुनो, यहाँ पे सांची के स्तूप के बचने के बारे में 3 नंबर में और 8 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अमरावती के बारे में भी 3 या फिर 8 नंबर में इसको अलग से तोड़ के भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना इस बात को कि इस क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अमरावती स्तूप के बारे में। तो अमरावती स्तूप का पहला पॉइंट ये आएगा कि जब इसकी खोज हुई तो इसमें राजा की गलती रही। अर्थात अमरावती में यहाँ के जो स्थानीय राजा थे, इन्होंने 1796 में यहाँ पे मंदिर बनवाने का काम शुरू करवाया और खुदाई करवाई। तो जब खुदाई हुई तो अमरावती स्तूप के बहुत सारे अवशेष राजा के सामने आए, ठीक है, लेकिन वो समझ नहीं पाए ये हैं क्या। वो गलत अंदाजा लगा गए क्या कि यहाँ पर हो सकता है कि कोई खजाना छुपा हो, और इस लालच की वजह से वहां पे खुदाई करते चले गए, जिसकी बहुत सारी मूर्तियां, पत्थर, सब कुछ वहां के नष्ट हो गए। ठीक है, तो ये एक कारण रहा। दूसरा कारण है बच्चों, कॉलिन मैकेंजी की रिपोर्ट का ना छपना। बेसिकली कॉलिन मैकेंजी ने अमरावती की स्तूप की मूर्तियों को देखा था, उसकी जगह का निरीक्षण किया था और एक विस्तृत ब्यौरा तैयार किया था। ठीक है, लेकिन उसकी ये रिपोर्ट छापी नहीं गई। ठीक है, यानी कि छपी ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं चला, इतिहासकार पुरातत्वविदों को इसके बारे में पता ही नहीं चल पाया। ठीक है, फिर अगला आ जाता है 1854 में गुंटूर, जो कि वर्तमान का आंध्र प्रदेश है, यहाँ की कमिश्नर की बात। ये कमिश्नर जो था ये अमरावती की इसने यात्रा की। ठीक है, और यहाँ से बहुत सारी मूर्तियों को, बहुत सारे पत्थरों को अपने साथ मद्रास में ले गया। कहाँ पे? मद्रास में इंडिया ऑफिस लेके चला गया। ठीक है, और बहुत सारे अधिकारी ने यहाँ की यात्रा की, और कुछ जो थे कोलकाता में एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यहाँ पे मूर्तियां पत्थर लेके चले गए। जो भी आता है यहाँ से कुछ न कुछ लेके चला जाता है, महत्वपूर्ण पत्थर, मूर्तियां सब कुछ चले ही गई, तो इसीलिए नष्ट हो गया एक तरह से। ठीक है, और एक और कारण है इसका कि जब अमरावती स्तूप की खोज हुई थी तब लोगों को, यानी कि इतिहासकारों को, विद्वानों को स्तूपों के महत्व का पता ही नहीं था। लेकिन जब सांची के स्तूप की खोज हुई तो महत्व पता चल गया था। ठीक है ना, तो ये रीजन थे कि आखिर क्यों अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया, और जो सांची वैसे पहले तो हमने अमरावती का स्तूप का ही देखा है बेसिकली। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए सांची के स्तूप के बारे में। ठीक है, सांची के स्तूप की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट आएगा कि जब 1818 में सांची के स्तूप की खोज हुई तो उसके 3 तोरण द्वार, यानी कि इसके 3 जो द्वार थे, 4 होते हैं, वो एकदम जैसे लगे थे वैसे ही थे। ठीक है, लेकिन एक वहीं पे गिरा हुआ था अच्छी हालत में, बाद में उसे भी लगा दिया, यानी कि ये इसकी संरचना काफी अच्छी थी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे बात आती है शाहजहां बेगम के बारे में। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा कि फ्रांसीसी, अंग्रेज या फिर जो यूरोपीय लोग थे, उन्होंने अमरावती स्तूप की यात्रा की, वहां से मूर्तियां, पत्थर अपने बेसिकली अपने संग्रहालय में लेके चले गए। ठीक है, लेकिन जब ये रवैया यहाँ पे अपनाया गया सांची के स्तूप के लिए, तो यहाँ की जो शाहजहां बेगम थी, उन्होंने इनसे बातचीत की और इन्हें जो एक्चुअल में वहां की मूर्ति पत्थर थे उनको ले जाने की बजाय उसकी कॉपी ले जाने के लिए राजी कर लिया। तो बहुत बड़ा योगदान था ये, इसलिए सारी मूर्तियां आज भी वहां पे हैं। ठीक है, और जब इसकी खोज हुई थी तो ये स्तूप की संरचना काफी टूटी फूटी थी, इसे मरम्मत की जरूरत थी, रख रखाव की जरूरत थी, तो शाहजहां बेगम ने इसके लिए अनुदान दिया था। ठीक है, अब शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी थी जिनका नाम था सुल्तान जहां बेगम। तो इन्होंने यहाँ पर एक संग्रहालय बनवाने के लिए और एक अतिथिशाला बनवाने के लिए अनुदान दिया, ताकि इसकी मूर्तियों को, पत्थरों को सुरक्षित रखा जा सके और जो देखना चाहता है वो यात्री वगैरह आके यहाँ के देख सके। ठीक है, और एक और कारण है कि बहुत सारे जो रेल ठेकेदार थे या निर्माता जो थे, कंस्ट्रक्शन जो थे, उसकी नज़र इस स्तूप पे नहीं पड़ी, ये भी कारण था। और साथ ही जो यूरोपीय संग्रहालयों में पत्थर वगैरह लेके जाना चाहते थे, उससे भी बच गया था। ठीक है, और जब सांची के स्तूप की खोज हुई तो विद्वानों की स्तूपों का महत्व पता चल गया था और उन्होंने इसका संरक्षण करना शुरू कर दिया था। ये भी इसमें शामिल है रीजन। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि आखिर जो अमरावती का स्तूप था ये नष्ट हो गया। ठीक है, लेकिन सांची का स्तूप बच गया, इसके क्या क्या कारण रहे। ठीक है बच्चों, ओके, तो आई होप क्वेश्चन नंबर जो 27 था ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके अथवा वाले क्वेश्चन की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है इसका अथवा वाला कि पौराणिक हिंदू धर्म का उदय किस प्रकार हुआ और इसकी क्या विशेषताएं रही, ये आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि भाई पौराणिक हिंदू धर्म का उदय कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट देखिए ये है कि जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में एक मुक्तिदाता की कल्पना की गई, ऐसी ही एक कल्पना
पौराणिक हिंदू धर्म में भी पहले ही की जा चुकी थी। ठीक है, अब पौराणिक हिंदू धर्म में दो जो भक्ति संत है वो ज्यादा हैं। एक है वैष्णव और एक है शैव। वैष्णव जो है ये ऐसी हिंदू परंपरा है बेसिकली जिसमें भगवान विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, और शैव ऐसी परंपरा है जिसमें शिव ही परमेश्वर है ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब चाहे वैष्णव हो चाहे शैव हो, ये ईश्वर की आराधना तो करेंगे ही। तो ईश्वर की आराधना के लिए एक वर्ड यूज किया गया यहाँ पे, भक्ति। भक्ति के अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। ठीक है, इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का जो रिश्ता था ये प्रेम का और समर्पण का रिश्ता माना जाता था। अर्थात जैसे शैव है और विष्णु है, मतलब शैव और वैष्णव है, ये अपने विष्णु और शिव की जब आराधना करते हैं भक्ति के द्वारा, तो ये उनके ईश्वर और उनके बीच में प्रेम का और समर्पण का एक रिश्ता है जो भक्ति कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे वैष्णववाद की बात आ जाती है। वैष्णववाद में विष्णु के 10 अवतारों की कल्पना की गई है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, जब जब दुनिया में अव्यवस्था आती है, नाश की स्थिति होती है, तब तब विश्व की रक्षा के लिए, राक्षसों के नाश के लिए भगवान ने अलग अलग रूपों में अवतार लिया है। और इसमें कहा जाता है कि वैष्णववाद में भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए। ठीक है, और एक अभी जो एक कल की अवतार है वो भी होने वाला है जब कलयुग का अंत होगा, ऐसा भी कहा जाता है ग्रंथों में। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आ जाता है जो पुराण होते हैं। हिंदू धर्म में बहुत सारे पुराण हैं, तो पुराणों में बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुने जाते रहे। इनमें देवी देवताओं की कहानियां भी, यानी कि पुराणों में बहुत सारे किस्से कहानियां हैं। ठीक है, जो कि जिनका संबंध उस समय के हिसाब से रियलिटी में था, जो कि आज हम समझते हैं, जिसमें देवी देवताओं की कहानियां वगैरह हैं। सामान्यतः पुराणों में ये जो कहानियां थी ये पहले संस्कृत के श्लोकों में लिखी थी। तो इससे क्या होता था, इससे केवल ब्राह्मण वगैरह ही इसको समझ पाते थे। महिलाओं को और शूद्रों को वैदिक साहित्य पढ़ने की ना ही तो अनुमति थी, ना ही तो पुराणों को ये सुन सकते थे। ठीक है, इसीलिए पुजारी, व्यापारी और सामान्य स्त्री पुरुष एक से दूसरी जगह आते जाते हुए अपने विश्वासों और अवधारणाओं का आदान प्रदान किया करते थे। ठीक है, जैसे कि ये आपने द्वारका नगरी के बारे में तो सुना ही है, तो वहां पे वासुदेव कृष्ण ये मथुरा इलाके के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, लेकिन कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा मथुरा से और ज्यादा बढ़ी और पूरे देश में फैल गई। और वर्तमान में जो शिला प्रभुपाद जी हैं, इन्होंने इस्कॉन की जो स्थापना है वो भारत में ही नहीं विश्व के बहुत सारे देशों में इसकी स्थापना की है, जिससे कि इस्कॉन जो भक्ति है वो बहुत सारे देशों तक पहुंची है, बहुत सारे देशों के लोगों तक पहुंची है। ठीक है, कहानी के माध्यम से, किस्सों के द्वारा मंदिरों का निर्माण हुआ, मूर्ति पूजा हुई, और इस प्रकार से हिंदू धर्म बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ, बहुत तेजी से पावरफुल हुआ और ये लोकप्रिय बनता चला गया। और वर्तमान में आजकल बहुत ही ज्यादा ये जो ट्रेंड है वो चल भी रहा है। ठीक है, कि लोग अपने अपने धर्म को और ज्यादा विकसित कर रहे हैं, क्योंकि आजकल लोगों को ये पता चल गया कि हमारा धर्म हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो ये चीजें थी, समझ गए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे पौराणिक हिंदू धर्म का उदय किस प्रकार हुआ, ये बातें थी, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमने अपना क्वेश्चन 27 था, इसके दोनों पार्ट को कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब इसको इंग्लिश में देखना है, तो यहाँ से देख लें कि द सांची स्तूप वाज सेव्ड व्हाइल अमरावती वाज डिस्ट्रॉयड, क्लैरिफाई। तो अमरावती आखिर डिस्ट्रॉय कैसे हुआ, तो जब इसकी सर्च हुई तो किंग की मिस्टेक हुई, कॉलिन मैकेंजी की रिपोर्ट जो थी वो पब्लिश नहीं हुई। ठीक है, 1854 में कमिश्नर आए गुंटूर के, यहाँ से वो बहुत सारी स्टोन्स को, स्टेच्यूज को लेके मद्रास ऑफ इंडिया चले गए। ठीक है, और कुछ एक दो बातें यहाँ पे आ जाती है इसके बारे में। ठीक है, अमरावती स्तूप की जब इसको डिस्कवर किया गया तो इसके लिए लोगों को इम्पोर्टेंस के बारे में पता ही नहीं था, ये भी चीज है। फिर सेकंड आ जाता है सांची स्तूप क्यों बच गया, क्योंकि जब इसकी खोज हुई 1818 में तो ये सही स्थिति थी, शाहजहां बेगम ने योगदान दिया, सुल्तान जहां बेगम ने योगदान दिया। ठीक है, और रेल ठेकेदार वगैरह की बात आ जाती है, और इम्पोर्टेंस का पता चल गया था, ये बातें आ जाती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डिड एंशिएंट हिंदू रिलीजन इमर्ज एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो हिंदू रिलीजन, एंशिएंट हिंदू रिलीजन है, ये कैसे राइज हुआ मैथोलॉजिकली, तो ये आप पॉइंट यहाँ पे देखिए। ठीक है, पहले 3 पॉइंट ये हो जाएंगे, एंड देन उसके बाद में कुछ पॉइंट आपके यहाँ पे आ जाते हैं, और फिर 2 पॉइंट आपके ये आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन 28 का पहला क्वेश्चन कहता है कि मुद्रा शास्त्र क्या है तथा
सिक्कों के विकास पर टिप्पणी कीजिए। तो ध्यान से समझिए पहले तो कि मुद्रा शास्त्र होती क्या है और फिर हम इसके सिक्कों के विकास की बात करेंगे। तो मुद्रा शास्त्र जो है ये सिक्कों का अध्ययन है। कैसा सिक्कों का अध्ययन? जो प्राचीन सिक्के मिले हैं, ठीक है, उस पर पाए जाने वाले चित्रों का अध्ययन है, उस पे पाई जाने वाली लिपियों का अध्ययन है, उस पे पाए जाने वाले नामों का अध्ययन है, ठीक है। साथ ही वो जो सिक्का है वो किस धातु का है, उस धातु का क्या उपयोग किया जाता होगा, इसका भी विश्लेषण करना सिक्कों का अध्ययन यानी कि मुद्रा शास्त्र कहलाता है, ठीक है। अब अलग अलग समय पर अलग अलग राजाओं ने जो सिक्कों का विकास है वो यहाँ पे किया था। जैसे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पूरे भारत में चांदी और तांबे इसके जो सिक्के थे वो प्रयोग में लाए जाते थे, जो कि राजाओं ने जारी किए थे, ठीक है। और ये सिक्के बेसिकली व्यापारियों के लिए, धनपतियों के लिए और नागरिकों के लिए जारी किए गए थे, ठीक है। और उन्होंने खुद भी जारी किए थे अपने लिए, ठीक है। अब दूसरे सिक्कों की बात आती है हिंदी यूनानी शासकों के द्वारा। बेसिकली ऐसे सिक्के जिसमें शासकों की प्रतिमा हो, ठीक है, एक तरफ और एक तरफ उनका नाम हो। तो ऐसे जो सिक्के थे वो सबसे पहले हिंदी यूनानी शासकों ने जारी करवाए थे, ठीक है। दूसरे तरीके के सिक्के कुषाण राजाओं ने जारी करवाए थे। कैसे? सबसे पहले प्रथम ईस्वी में जो सोने के सिक्के थे, ऐसे सिक्के जो सोने के सिक्के थे, जो गोल्ड कॉइन्स होते हैं, ये जारी किसने करवाए थे? सबसे पहले बेसिकली कुषाण राजाओं ने। अब इसका उपयोग किस लिए होता था सोने के सिक्कों का? जो बहुत ही बहुमूल्य वस्तु होती थी, रत्न वगैरह हो गई, ठीक है, या फिर कोई वस्तु बहुत ज्यादा मंगाई जा रही है, उसमें होते थे। तो कुषाण राजाओं ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। तो आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि किसने किया, ठीक है। अब जो गुप्त शासक थे इन्होंने भी सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन इन्होंने ऐसे सोने के सिक्के जारी किए जिसमें जो सोना था वो उत्तम होता था, यानी कि जिसमें सोना एक अच्छा सबसे उच्च सोना होता था और ये भव्य सिक्के माने जाते थे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे पंजाब और हरियाणा की बात आ जाती है, क्योंकि यहाँ से जो है वो योधे कबायलीगढ़ राज्यों ने भी बहुत सारे सिक्के जारी किए थे, ये चीजें, ठीक है। दक्षिण भारत में अनेक ऐसे पुरास्थल हैं जहां से हमें बहुत बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले, जो कि इस वजह इशारा करते हैं कि इतिहास में दक्षिण भारत के शासकों का रोमन अंपायर से संबंध रहा होगा, ठीक है। जिनसे ये स्पष्ट होता है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से नहीं बना था, अर्थात व्यापार केवल एक ही देश भारत से ही नहीं बल्कि भारत के अलावा विदेशों से भी होता था, फिर चाहे वो जल मार्ग के द्वारा हो, फिर चाहे वो सड़क मार्ग के द्वारा हो, ठीक है। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे कि उन राज्यों को, उन समुदायों को और उन क्षेत्रों की संपन्नता कम हुई, ठीक है, जो कि जो दूसरे देशों से व्यापार होता था उसे लाभ मिलता था उसके लिए, ठीक है। इस काल में नए नगरों और एक नया नवीन जो तंत्र था व्यापारिक वो यहाँ पे उदय होने लगा और फिर सिक्के मिलने कम हो गए। क्यों भाई? क्योंकि ऐसा माना जाता है या तो सिक्के प्रचलन में ही नहीं थे, ठीक है, या तो किसी व्यक्ति ने उसका संग्रह ही नहीं किया होगा। साथ ही इस काल के सोने के सिक्के मिलना तो कम हो ही थे, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्कों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। सिक्के तो कम मिलना हो गए, ठीक है, कम मिलना बंद हो गए, ठीक है, और अभिलेखों में इसका उल्लेख भी मिलता है, तो ये चीजें, ठीक है। ओके, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा पहला वाला पार्ट है ये आप समझ गए होंगे। अब हम इसके अथवा वाले की बात करते हैं, और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन ये कई बार आया है। क्वेश्चन ये है कि भूमि दान के बारे में इतिहासकारों के संबंध में जो मत है, यानी कि भूमिदान के बारे में इतिहासकारों का क्या कहना है, साथ ही इतिहासकारों का भूमिदान को लेके क्या क्या विवाद है, इसको आपको उदाहरण सहित बताना है। तो आइए बच्चों समझते हैं भूमिदान के बारे में इनका क्या क्या कहना है। देखिए भूमिदान के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भूमिदान था ये बेसिकली किसी धार्मिक संस्था को या फिर ब्राह्मणों को दिया जाता था, ठीक है। अब ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला जो भूभाग होता था, जो जमीन होती थी, उसे अग्रहार बोला जाता था, और राजा कभी भी अपने द्वारा दिए गए भूमि से या फिर किसी भी तरीके से ब्राह्मणों से कोई भी कर नहीं वसूलते थे, बल्कि ब्राह्मणों को ये अधिकार देते थे कि जहां पर वो हैं वहां से अपने स्थानीय लोगों से कर को वसूलें, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है प्रभावती गुप्त का। देखो ब्राह्मण जो है इनका मानना क्या है कि जो धार्मिक सांस्कृतिक जो धर्मशास्त्र है इनके अनुसार महिलाएं जो हैं ये भूमि जैसी संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं जमा सकती, ठीक है। लेकिन एक अभिलेख से हमें यह पता चला कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री जो कि प्रभावती गुप्त थी,
ये भूमि की स्वामी थी, ठीक है, और इन्होंने दान भी दिया था, जो कि क्या दर्शाता है कि इनको लेकर विभिन्न जो इतिहासकार हैं इसको लेके विवाद है इसका, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कहा गया है कि ग्रामीण प्रजा जिसमें ब्राह्मण, किसान और अन्य वर्ग ये सभी शामिल होते हैं, ये क्या करते थे, शासकों को और उनके जो प्रतिनिधि वगैरह होते थे उनको कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे, जो कि एक तरह का कर भी होता था और दान भी होता था, ठीक है। अभिलेखों के अनुसार इन गांवों को नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था। जैसे राजा है, ठीक है, तो वो क्या करता था, हर एक गांव के प्रधान को कुछ समय के बाद में बदलता रहता था। तो जब भी कोई नया प्रधान आता तो उसकी आज्ञा का पालन करते और उसे ही भुगतान देते थे, जिसमें वो दान वगैरह भी देते थे उसे, ये चीजें थी। भुगतान के प्रचलन से राज्य और किसान इन दोनों के बीच के हमें संबंध की झांकी मिलती है, क्योंकि भुगतान यानी कि भूमिदान हो गया, कर हो गया, टैक्स हो गया, ठीक है, तो इससे हमें राजा के बारे में, किसानों के संबंध का पता चलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों का सामंतों का नियंत्रण नहीं था। कैसे? जैसे मान लीजिए पशुपालक हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, शिकारी हैं, मछुआरे हैं, शिल्पकार हैं, घुमक्कड़ हैं, या फिर एक ही स्थान पे नहीं रहते हैं, जो घूम घूम कर खेती करते हैं। तो ऐसे लोगों पर भूमिदान के मामले में, टैक्स के मामले में राजा का कोई हक नहीं होता था। तो इसको लेकर भी विवाद है। अब देखो यहाँ पे कुछ बातें कही गई हैं विवादों के बारे में, कि कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि भूमिदान जो है ये शासक वंश के द्वारा किसी को नए क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी। अर्थात शासक जो थे वो कृषि क्षेत्र को और अच्छा बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि किसान जो थे वो टैक्स वगैरह दे नहीं पा रहे थे, कर दे नहीं पा रहे थे। तो कृषि ज्यादा भूमि अगर उनके पास ज्यादा होगी और उनको मिलेगी, जो कि राजा अगर उनके पास है, ठीक है, और वो ऐसी ही पड़ी हुई है और खेती वगैरह नहीं हो रही और खेती खिलाएगा, तो किसानों को दे देते थे, जिससे कि खेती कर पाएंगे, टैक्स भी मिलेगा उनको जितना चाहिए, ठीक है। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना था कि भूमिदान जो है ये कमजोर होते हुए राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत देती है, जिसमें राजा का सामंत, जो कि भूमि के मालिक हुआ करते थे उस समय, बड़े बड़े भूमि के, उनके ऊपर से इनका विश्वास हट रहा है, ये दर्शाता है, ठीक है। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि राजा जो हैं वो इसके माध्यम से अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते हैं, ताकि उनकी जनता उनके बारे में अच्छा सोचे, उसे लगे कि हमारा राजा ताकतवर है, ठीक है। तो ये चीजें थी। तो ये पॉइंट है कि जो धार्मिक संस्था है, ठीक है, या जो ब्राह्मण है, इनको दिए गए दान के संबंध में, ठीक है। तो भूमिदान के बारे में इतिहासकारों के क्या क्या मत हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे बात आती है बच्चों इंग्लिश में। तो व्हाट इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिंग्विस्टिक्स एंड कमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कॉइन्स। तो बेसिकली मुद्रा शास्त्र जो है ये होती क्या है, और डेवलपमेंट कैसे हुआ है कॉइन्स का, उसके बारे में आप इन पॉइंट को यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। अब आगे आ जाते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, कि एक्सप्लेन द ओपिनियंस एंड कंट्रोवर्सीज ऑफ हिस्टोरियंस रिगार्डिंग लैंड डोनेशन विद एग्जांपल्स। तो क्या है वो जो भूमिदान, इसके बारे में। तो सबसे पहले अग्रहार की बात आएगी, ठीक है, फिर प्रभावती गुप्त की बात आएगी, फिर रूरल सब्जेक्ट की बात आ जाएगी, और इसके बाद में जो बेसिकली डिबेट है अमोंग हिस्टोरियंस अबाउट लैंड डोनेशन, इसके बारे में ये पॉइंट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा सेक्शन नंबर डी था, इसके हमने 8-8 नंबर के टोटल 3 जो क्वेश्चन थे, जिसमें अगर हम अथवा भी मिला दें तो टोटल 6 हो जाते हैं। इनको हमने इन 20 से 25 मिनट के अंदर बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है, ठीक है बच्चों। अगर आपको समझ में आया है तो सभी बच्चे एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि यस सर समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए अब हम शुरुआत करेंगे अपने सेक्शन नंबर ए की, जिसमें सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं, ठीक है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है आप यहाँ पे देखेंगे, इसका टॉपिक है R.E.M. व्हीलर, हड़प्पा 1946, एंथिड इंडिया जनरल 1947 से उद्धृत, ठीक है। ये आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उससे लिया गया है। अगर आप इसे पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ लो, ठीक है। ये आपका स्रोत है। मैं आपको सीधा का सीधा इसके जो क्वेश्चन वो बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन 29.1 क्या कहता है कि हमें उस पुरातत्ववेत्ता का नाम बताना है जिसने ये स्रोत दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये स्रोत जो है वो आधा स्रोत लिया गया, आधा स्रोत उसी में है, ठीक है ना। तो ये स्रोत जो है वो बेसिकली जॉन मार्शल ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा कि यह जो अंश है ये हड़प्पा सभ्यता के विनाश का किस तर्क की ओर संकेत करता है, और इस साक्ष्य को ऋग्वेद से कौन जोड़ता है और क्यों। ये जो कथन है बेसिकली ये हड़प्पा सभ्यता के विदेशी आक्रमण से नष्ट हुआ है ऐसा दर्शाता है, ठीक है।
जब आप इसे पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत है वो विदेशों के जो शासक थे इनके द्वारा जब आक्रमण हुआ तब ऐसा किया गया। ठीक, मतलब आक्रमण की वजह से ये नष्ट हुआ। ठीक है। अब इस साक्ष्य को REM व्हीलर ने ऋग्वेद से जोड़ा, क्योंकि ये जो शब्द है इसका अर्थ होता है प्राचीर, किला या फिर गढ़। आर्यों का युद्ध देवता था इंद्र। ठीक है, ये इनको पुरम द्वारा किला विध्वंस कहा जाता था। ये कुछ बातें यहाँ पे कही गई थी। ठीक है ना, तो ये चीज थी। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो सिद्धांत था इसके विपरीत किसने और कैसे सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो ये जॉस डेल्स ने किया था और क्या बातें कही थी वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन था। आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी आगे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आ जाता है। ठीक है, आप यहाँ से चाहो तो इसे पढ़ लो। बाकी आगे यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 29.12 आ जाता है और इसके बाद में आपके थर्ड आता है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 30 की। बड़े ध्यान से समझिए। इसमें एक और है जो कि है घोड़े और पैदल यानी कि डाक व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो डाक व्यवस्था का वर्णन करते हुए एवं बतूता इस प्रकार करता है कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलू कहा जाता है। इसमें हर 4 मील की दूरी पर स्थापित रथ के घोड़े के द्वारा ये संचालित होती थी। पैदल डाक व्यवस्था में प्रत्येक मील पर 3 अवस्थान होते थे और इसे दावा कहा जाता था और यह 1 मील की 1/3 होती है। अब हर 3 मील पर घनी आबादी वाले गांव होता था जिसके बाहर 3 मंडप बने होते थे जिनमें लोग कार्य आरंभ करने के लिए तैयार बैठे रहते थे यानी कि सूचना को पहुंचाने के लिए। उनमें से प्रत्येक के पास में 2 हाथ लंबी एक छड़ी होती थी जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती थी। जब संदेशवाहक शहर से यात्रा आरंभ करता तो एक हाथ में पत्र, दूसरे हाथ में घंटियां सहित छड़ लिए हुए क्षमता अनुसार देर से भागता और जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज को सुनते तो वो भी तैयार हो जाते और जैसे संदेशवाहक उनके पास में पहुंचता वो उनसे उस पत्र को लिखकर और उस छड़ को हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ते रहते और वह आगे निकल जाते और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती जब तक संदेश अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, अब इसी चीज को कहा जाता है कि जो क्वेश्चन उसके बारे में 2 प्रकार की डाक प्रणाली के नाम बताइए। तो पहला था घोड़े यानी कि जो हॉर्स डाक व्यवस्था इसके बारे में और दूसरी है पैदल डाक व्यवस्था। ठीक है, इब्न बतूता क्यों सोचते हैं कि भारत में डाक प्रणाली कुशल थी? बिकॉज इब्न बतूता के अनुसार जहां सिंध से दिल्ली तक की यात्रा में 50 दिन लगते थे, दूसरी ओर गुप्तचरों के द्वारा अगर सिंध से जानकारी दिल्ली तक पहुंचानी है तो मात्र वो 5 दिनों के भीतर ही पूरी हो जाती थी और यही चीज डाक प्रणाली की कुशलता को दर्शाती है। ठीक है, अब आपको बताना है फुट पोस्ट सिस्टम कैसे काम करता है यानी कि जो पैदल डाक व्यवस्था है कैसे काम करती है। तो वैसे तो बहुत बड़ी दी हुई है, मैंने इसको छोटा कर दिया है। कैसे? प्रत्येक मील पर 3 स्थान होते थे जिन्हें दावा कहा जाता है। संदेश वाहक अपने एक हाथ में पत्र, दूसरे हाथ में छड़ जिसमें घंटियां बनी होती थी लेकर दौड़ता था और हर मील पर दावा जो था यानी कि यहाँ पे मंडप में जो संदेश वाहक था ये छड़ लेके बैठे रहते थे। जैसी आवाज सुनते वो भी इसको लेते और आगे की प्रक्रिया चलती रहती और ये प्रक्रिया तब तक नहीं रुकी जब तक कि संदेश गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच जाता था। ठीक है, तो काफी छोटे में मैंने आपको बता दिया है। बाकी बड़े में अगर आपको करना है आंसर इसका तो आप यहाँ से पढ़ ही लीजिए, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए अब इसको इंग्लिश में देखेंगे। ऑन हॉर्सबैक एंड फुट पोस्टल सिस्टम, इसके बारे में क्या क्या बातें आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे नेम द 2 टाइप्स ऑफ पोस्टल सिस्टम, तो कौन सा है हॉर्स पोस्टल एंड फुट पोस्टल सिस्टम। व्हाई डज इब्न थिंक दैट द पोस्टल सिस्टम इन इंडिया वाज एफिशिएंट एंड मोर पावरफुल, तो कैसे इसके बारे में। एंड एक्सप्लेन हाउ द पोस्ट जो फुट पोस्ट सिस्टम ये वर्क करता है इसके बारे में। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 31। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपके कुछ जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होंगे। कॉलिन मैकेंजी के बारे में कहा गया है कि कॉलिन मैकेंजी का जन्म 1754 ईस्वी में हुआ था। कॉलिन मैकेंजी एक अभियंता, एक सर्वेक्षक और एक मानचित्रकार थे। ठीक है, इन्हें भारत का सबसे पहला जो जनरल सर्वेयर जनरल था ये बनाया गया था 1815 में। तो एमसीक्यू कंप्लीट हो गया ना आपका। सबसे पहला सर्वेयर जनरल कौन था भारत का? कॉलिन मैकेंजी। कब बनाए गए थे? 1815 में। 1821 में अपने मृत्यु तक वे इसी पद पर बने रहे। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन किया, ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण किया और आपने देखा होगा विजयनगर साम्राज्य का जो सर्वेक्षण मानचित्र है वो भी इन्होंने ही तैयार किया था। ठीक है, और भी कुछ बातें हैं, आप चाहो से पढ़ लो। मैं सीधा क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि कॉलिन मैकेंजी कौन थे? तो कॉलिन मैकेंजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। उनका जन्म 1754 में हुआ था और वह एक प्रसिद्ध इंजीनियर,
एक विशेष सर्वेक्षक और एक मानवतावादी व्यक्ति थे। ठीक है, हम्पी की खोज में कॉलिन मैकेंजी का क्या योगदान था? तो कॉलिन मैकेंजी ने लगभग 1800 ईस्वी में विरूपाक्ष मंदिर और पंपादेवी मंदिर, यहाँ के जो पुरोहित थे, इनसे बातचीत करके, वार्तालाप करके जो इन्हें जानकारी प्राप्त की, उस आधार पे इन्होंने विजयनगर साम्राज्य का एक सबसे पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया, जिसके माध्यम से हमें वहाँ की बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारी मिली, भवनों के बारे में, राजाओं के महल के बारे में, जैसे मांडवी डिब्बा, लोटस महल, सभा मंडप, इन सभी के बारे में। ठीक है, तीसरा पॉइंट, हम्पी की खोज में इतिहासकारों के योगदान का वर्णन कीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो आपका पैसे से हटके है। इतिहासकारों ने क्या योगदान दिया हम्पी की खोज में? इतिहासकारों ने मानचित्र का, छाया चित्रकारों का, अभिलेखों का, ठीक है, इनका अध्ययन किया। साथ ही जो विदेशी यात्री आए थे यहाँ पे, दूते भरोसा हो गया, अब्दुल रज्जाक हो गया, ठीक है, ऐसे यात्रियों के जो वृत्तांत थे, इनका अध्ययन किया। ठीक है, साथ ही कुछ और विदेशी यात्री वृत्तांत से इनका अध्ययन किया। ठीक है, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत भाषा में उस समय के जो अभिलेख थे, इनका अध्ययन किया, और इन सभी के आधार पे हम्पी का जो इतिहास था, विजयनगर साम्राज्य का जो इतिहास था, उसका पुनर्निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट। ठीक है, अब आप इसे इंग्लिश में देखना चाहें तो कॉलिन मैकेंजी के बारे में आपके सामने ये पॉइंट आएगा, और इसके जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। कौन है कॉलिन मैकेंजी? कॉलिन मैकेंजी ने किस तरीके से डिस्कवरी की थी हम्पी की, क्या योगदान था, और हम्पी की डिस्कवरी में हिस्टोरियन का क्या इंपॉर्टेंस थी। अब आ जाइए अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है सेक्शन नंबर F, और ये है हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन 3 नंबर का है, दूसरा 2 नंबर का है। पहले में देखिए हमें क्या करना है, हमें बेसिकली 3 जो महाजनपद और नगर है, इनको अंकित करना है। ठीक है, जैसे कि एक है मगध, दूसरा है पांचाल, और तीसरा है अवंती। ठीक है, ये ए और बी ये अंकित किए गए हैं। अब हमें पहचानना है कि कौन सा कहां पर है। तो आ जाइए पहचानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दिया गया है। ठीक है, ए, बी और सी, और हमें क्या क्या पूछा कि कौन सा कहां पे है। तो पहला है यहाँ पे पांचाल, मगध और अवंती। तो हम सभी को पता है सबसे पहला आसान क्या रहेगा महाभारत के संबंध में, पांचाल। पांचाल कहाँ पे है? पांचाल है बेसिकली यूपी में, और वो भी इस जगह पे है। ठीक है, अब दूसरा आसान होगा आपके लिए मगध, क्योंकि मगध कहाँ में है? मगध है बच्चों बिहार में। ठीक है, मगध कहाँ है? बिहार में। और फिर अवंती कहाँ है? ये एमपी के इस जगह पे आ जाता है, तो ये आपका आ जाता है अवंती। ठीक है, और नासिक कहाँ होगा? नासिक इसी के नीचे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, याद रखें इस बात को। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें? सेकंड यहाँ पे दिया गया है कि भारत के रूपरेखा मानचित्र पर विजयनगर और गोलकुंडा, आपको इन दोनों को चिन्हित करना है कि कौन सा कहाँ पे है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए विजयनगर जो है ये बेसिकली आपका इस जगह पे है। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाता है विजयनगर, और गोलकुंडा जो है वो आपका इस जगह पे आता है तेलंगाना में, यहाँ पे आ जाएगा गोलकुंडा। ठीक है, ये हो जाता है आपका इस तरह से। चलिए मैं आपको लिखा हुआ मैप भी दिखा देता हूँ, जिसे मैंने फिल किया हुआ अच्छी तरह से। ये रहा, देखिए पांचाल आपका यहाँ पे दिया गया है, मगध आपका यहाँ पर है, और अवंती आपके यहाँ पे है। विजयनगर इस स्थान पे है, और गोलकुंडा आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो मैप आपको समझ में आ गया इस तरीके से। आई होप आपको बहुत अच्छे सारी की सारी चीजें आप समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह से आज की इस वीडियो का हमारा जो ये मैप वाला सेक्शन था, ये भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। वेल, यहाँ पे आज की इस वीडियो का जो हमारा पेपर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 था, ये हमने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सैंपल पेपर नंबर 4 भी देखना है, ठीक है, यानी कि आपको एक और सैंपल पेपर चाहिए, तो आप मुझे इस बात को कमेंट करके बता दो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताओ, यानी कि अपना एक राय दो कि क्या आपको सैंपल पेपर 4 चाहिए या नहीं। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं आपके लिए बना के ले आऊंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी, अगर आप कहोगे तो मैं ले आऊंगा। बाकी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए फीडबैक जरूर देना, और साथ ही इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये जो वीडियो है वो अराउंड मैं रात के तकरीबन 3 बजे के आसपास बना रहा हूँ। ठीक है, और वैसे ही शाम को जाएगी आपकी 7-8 बजे के आसपास। ठीक है, क्योंकि और भी वीडियोस हैं आपकी, और अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी आपकी बनाऊंगा सेकंड वीक की, तो काफी ज्यादा मेहनत है। बस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, और अपना फीडबैक दीजिएगा। अच्छा, ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।